हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया कि आखिर ये फाइनेंशियल रेगुलेटर होता कौन है। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर वो होते हैं जो जितनी भी फाइनेंशियल बॉडीज होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। और आखिर इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर कुछ तो हुआ होगा इन फाइनेंशियल बॉडीज में, आखिर कुछ तो चीज़ें होती होंगी जिसकी वजह से जो है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की ज़रूरत पड़ी। ऐसी बॉडी जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करे। तो आखिर आखिर ऐसा होता क्यों है? यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल रेगुलेटर। हमें फाइनेंशियल रेगुलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर क्यों जो है हमें ऐसे फाइनेंशियल रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला जो कंडीशन आता है वो ये है कि मार्केट स्टेबिलिटी, मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमें फाइनेंशियल रेगुलेटर की जरूरत होती है। दूसरा होता है कि रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। आजकल के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड आ चुके हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जब से ये साइबर क्राइम आया है तब से ये फाइनेंशियल फ्रॉड तो बहुत बढ़ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की ज़रूरत पड़ी ताकि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। और तीसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स मनी। जो भी कंज्यूमर और इन्वेस्टर की मनी है, जो भी जो कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स हैं जो डील करते हैं फाइनेंशियल बॉडीज से, तो आखिर उनके पैसे को जो है बचा सके कि उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। और चौथा है कि इंक्रीज इन्वेस्टर्स एंड मार्केट कॉन्फिडेंस। मार्केट में क्या करना है कि इन्वेस्टर्स को और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को जीतना है कि हाँ, अगर ये सामने वाली बॉडी को अगर हम सुपरवाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो हाँ, इस सामने वाली बॉडी में जो है किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं है। वो आपके पैसे लेके कहीं पे भी नहीं जाएगी और आप आसानी से उसके साथ जो है डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ी ताकि हमारी जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं वो उसको सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके और इन सब फ्रॉड वगैरह से जो है बचा सके। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो आगे सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर आता है वो है आरबीआई। आरबीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बहुत कुछ बता दिया है, तो मैंने आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। मैंने बस आपको आरबीआई के बारे में ये बताना है कि आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सब जानते हैं। और आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था? तो वो किया गया था हिल्टन यंग कमीशन, इसका नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? रॉयल कमीशन भी रखा गया था। ध्यान दीजिएगा कि हिल्टन यंग कमीशन का ही नाम रॉयल कमीशन था और इसी के रिकमेंडेशन पे जो है ये आरबीआई को सेटअप किया गया था। और आरबीआई जो है कब सेटअप किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को सेटअप किया गया था। एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को सेटअप किया गया था। और किस एक्ट के तहत किया गया था? तो आरबीआई एक्ट 1934 को। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किसी और एक्ट के तहत सेटअप होते हैं और सेटअप कभी और होते हैं। तो कभी ध्यान दीजिएगा, अगर एक्ट पूछेगा तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेटअप किया गया था। और आरबीआई कब सेटअप किया गया था अगर ये पूछेगा तो 1 अप्रैल याद रखना। कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि 2 अप्रैल 3 अप्रैल 1935 तो दिया रहेगा, लेकिन बोल देगा 1 अप्रैल, 1 मई, 1 मार्च, ऐसा पूछ देगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को सेटअप किया गया था। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है हमारा नबार्ड। नबार्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो नबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि एक ऐसा नेशनल बैंक जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के एरियाज में काम करता है, इसको हम बोलते हैं नबार्ड। NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवा रामन कमेटी इन 1982 अंडर द नबार्ड एक्ट 1981। देखिए अब यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 था और आरबीआई को सेटअप किया गया था 1935 में, वैसे ही यहाँ पे नबार्ड के साथ भी है कि नबार्ड को सेटअप किया गया था 1982 में, लेकिन जो नबार्ड एक्ट है वो कब का है? 1981 का है। तो अगर नबार्ड एक्ट के बारे में पूछेगा तो आप बताइए नबार्ड एक्ट के तहत कौन से नबार्ड एक्ट के तहत सेटअप किया गया? तो बताइएगा 1981 का जो नबार्ड एक्ट था उसके तहत सेटअप किया गया था। लेकिन कब सेटअप किया गया था? तो 1982 में नबार्ड को सेटअप किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि नबार्ड इज इंडिया स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। नबार्ड जो है एक ऐसा बैंक है जो खेतों, एग्रीकल्चरल और
रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, और जो भी इनसे जुड़ी हुई बॉडीज होती हैं उनको रीफाइनेंस करने का भी काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है मुंबई में, ठीक है। इसके बाद है कि इट लुक्स आफ्टर द क्रेडिट एक्टिविटीज फॉर द एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज इन इंडिया, और ये किन किन एक्टिविटीज को डायरेक्टली मेंशन करता है, तो ये एग्रीकल्चरल और रूरल गाँव में जितने भी डेवलपमेंट वगैरह के काम होते हैं, खेती बाड़ी के जितने भी काम होते हैं, इन सब चीजों के लिए जो है ये फाइनेंस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को लेके जो है एक नाबार्ड को बनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा ये 3 कौन-कौन से थे। तो पहला था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, एसीडी जिसको बोला जाता है। दूसरा था हमारा रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल ऑफ आरबीआई, ठीक है, और तीसरा था एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके तीनों के फंक्शंस को निकाल के एक नाबार्ड बना दिया गया। तीनों अलग-अलग काम करते थे लेकिन तीनों के फंक्शंस को निकाल के क्या बना दिया गया, एक नाबार्ड बना दिया गया, ये जो तीनों के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं जरा सा नाबार्ड के फंक्शंस पे कि नाबार्ड का फंक्शन क्या है, नाबार्ड किस किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है कि इट प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है कि एक रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब पैसा रुपए जो होता है वो फाइनेंस कराता है गांव में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, जैसे गांव में सड़कें बनानी होती हैं, बिजली वगैरह के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है नाबार्ड पैसा जो है प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ है कि इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स। ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक क्रेडिट प्लान तैयार करता है टू गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री इन अचीविंग दिस टारगेट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रेडिट प्लान रेडी करता है कि कहाँ पे जो है कितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पे जो है ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, और उसके हिसाब से जो है बैंकिंग इंडस्ट्री को ये प्रोवाइड करता है कि देखिए आप यहाँ पे जो है इतनी चीज़ों को जो है बांटिए, पैसा जो भी आपको क्रेडिट वगैरह देना है वो आप यहाँ यहाँ जाके दे सकते हैं। उनको भी एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि एडवाइस मिल जाता है कि हमको कहाँ पे पैसा सही इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि इट सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एंड हेल्पिंग देम डेवलप साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेट देम टू द सीबीएस। ये क्या करता है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल बैंक्स हैं उनको क्या करता है कि सुपरवाइज करता है और उनको सीबीएस के तहत एक साथ जोड़ के रखने में काम से। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम या फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि एक कस्टमर जो है किसी भी ब्रांच से जो है अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस सीबीएस के थ्रू जो है एक साथ जोड़ के रखने का भी कार्य करता है। इसके बाद आता है कि हमारा नेक्स्ट क्या है कि इट प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। ये रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। रीफाइनेंस फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर इनको पैसा चाहिए तो वो भी, अगर कहीं से इनको पैसा नहीं मिल पाता है तो भी जो है ये हमेशा देने के लिए रेडी रहता है पैसा। और किसको किसको प्रोवाइड करता है, तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं और अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको जो है पैसा देने के लिए रेडी रहता है। और इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर GR चिंटाला, ठीक है। जो नाबार्ड है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो नाबार्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर GR चिंटाला। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल याद रहेगा कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड एक ऐसा जो है बैंक है, ठीक है, जो क्या करता है कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नाबार्ड को जो है B. शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन की कमेटी पे सेटअप किया गया था, याद दीजिएगा। नाबार्ड एक्ट 1981, लेकिन नाबार्ड को कब सेटअप किया गया था, 1982 में। नाबार्ड जो है स्पेशलाइज्ड बैंक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है, GR चिंटाला। याद रहना चाहिए आपको बिल्कुल भी। चलिए अब आते हैं हम लोग IRDA पे। IRDA का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि IRDA is the only that governs and regulates all the insurance companies in the country। यानी कि IRDA जो है एक ऐसी ही बॉडी, सिर्फ एक ऐसी बॉडी है जो पूरे इंश्योरेंस कंपनी जो हैं, जो पूरे इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है और गवर्न करता है। जैसे आप लोग को IRDA के नाम से पता चल रहा होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जितने भी इंश्योरेंस बॉडीज हैं ये उनको गवर्न करता है। इसके बाद आता है कि इट ऑल्सो प्रमोट द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। और ये क्या करता है कि इंश्योरेंस और उसके साथ साथ री इंश्योरेंस का बिजनेस भी जो है, जो इंश्योरेंस रिन्यू वगैरह कराते हैं, इसका भी जो है बिजनेस जो है प्रमोट करता है भारत में। उसके बाद से क्या है कि इसको कैसे कब बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट।
इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया था जिसका नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। और इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो इसको किया था मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है, कि ये जो है आईआरडीए को सेटअप किया जाए। और आईआरडीए का जो एक्ट था वो था 1999, और इसको सेटअप कब किया गया था? तो इसको किया गया था 2000 में, और तभी से जो है ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। आपको आगे इतनी बात समझ में कि आईआरडीए जो है क्या है, वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, और ये क्या करता है कि जितने भी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस वाली चीजें हैं वो क्या करता है, प्रमोट करता है। आईआरडीए जो है वो एक एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। और आईआरडीए को जो है फिर कब सेटअप किया गया था फाइनली, और कब से काम करना स्टार्ट किया था, वो था 2000 में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे कि फंक्शंस ऑफ आईआरडीए पढ़ते हैं कि आईआरडीए के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ आईआरडीए में पहला फंक्शन आता है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि उनके साथ कोई छल ना हो जाए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ये चीज़ों में जो है आईआरडीए हेल्प करता है। दूसरा है कि टू मेंटेन स्टडी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री। जितने भी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं उनके ग्रोथ को जो है मेंटेन करता है। इसके बाद है तीसरा कि टू प्रोवाइड फंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जितनी भी इंडियन इकोनॉमी है उसके ग्रोथ के लिए जो है फंड प्रोवाइड करता है। चौथा है कि टू मैनेज द क्लेम क्विकली एंड प्रॉपरली। जितना भी क्लेम, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के पास क्लेम जाता है तो ये इसको आसानी से जो है आसानी से और जल्दी जो है इस क्लेम को जो है निपटाने का कार्य करता है। उसके बाद से है कि टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। ये क्या करता है कि ट्रांसपेरेंटी और फेयरनेस मेंटेन करता है, ठीक है, ताकि जो है इंश्योरेंस कंपनीज पे लोगों का भरोसा रहे और वहां पे जो है वो लोग इन्वेस्ट करने, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस वगैरह लेने के लिए आसानी से आ सके, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज के जो चेयरमैन है वो कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज ने आईआरडीए के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है सुभाष चंद्र खुंटिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। अभी हम आपको बस यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद से और भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो हम आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाने वाले हैं, आने वाले वीडियोज में पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।